हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम ट्रिकी। मैं शिवम कनौजी आज आपसे बात करूंगा साइकोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वृद्धि एवं विकास। दोस्तों, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डीएड स्पेशल एजुकेशन, बीएड बीटीसी 5 से 10 नंबर में यह टॉपिक जरूर पूछा जाता है। साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम्स आपके टेट, सी टेट, सुपर टेट और एमपी टेट, रीट, इनमें 1 से 2 नंबर में यह टॉपिक अवश्य पूछा जाता है। दोस्तों, साथ ही साथ देख लीजिए, इसमें मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा वृद्धि और विकास के अर्थ, परिभाषा और साथ ही साथ उनके सिद्धांत जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वृद्धि और विकास के जो सिद्धांत हैं वह मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और जो इनके बीच का अंतर है, क्योंकि 10 नंबर में अगर आपसे पूछेगा तो आपको इतना तो कम से कम लिखना ही पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं पूरी 10 नंबर की आपको तैयारी कराऊंगा। अगर 5 नंबर में भी पूछ सकता है तो आप 5 नंबर में लिख लीजिए। जो भी जहाँ से भी आपसे पूछे वहाँ से अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप कहीं से भी छूट के नहीं वृद्धि और विकास जाने वाला। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों, और भी बहुत सारी साइकोलॉजी की महत्वपूर्ण वीडियोज़ हैं जिनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो वृद्धि, ग्रोथ पर बात करेंगे। देखते हैं, वृद्धि का अर्थ शारीरिक वृद्धि से है। जो फिजिकल ग्रोथ आपकी होती है, शारीरिक वृद्धि, उसका जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे उनका शरीर व अंग बढ़ते जाते हैं। साधारण तौर पर वृद्धि का अर्थ बच्चे के शरीर के विभिन्न अंगों का विकास एवं कार्य करने की क्षमता से लिया जाता है। दोस्तों, देख लेते हैं, शारीरिक वृद्धि के द्वारा उसकी कार्य क्षमता का पता लगाया जा सकता है। दोस्तों, शारीरिक वृद्धि के द्वारा उसकी कार्य क्षमता का पता लगाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई एक मोटा बच्चा हुआ और एक पतला बच्चा हुआ, तो किस प्रकार से, अगर मोटा बच्चा है तो आप देखेंगे उसकी शारीरिक वृद्धि अधिक है, वह अधिक कार्य कर सकता है, उसके अंदर जो क्षमता है वह अधिक है, कार्य करने की क्षमता अधिक है। और जो पतला सा बच्चा है उसमें कार्य करने की क्षमता कम होगी, क्योंकि उसके हिसाब से जो कार्य करने की क्षमता है वो पतले में कम होगी, उसके अंदर जो वृद्धि है वह कम हुई है। वृद्धि बच्चे के व्यवहार को भी किसी न किसी रूप से प्रभावित करती है। वृद्धि जो होती है वह बच्चे के व्यवहार को भी किसी न किसी रूप से प्रभावित करती है। साथ ही देख लीजिए वृद्धि की परिभाषाएं। दोस्तों, हर्बर्ट सॉरेनसन के अनुसार यह वृद्धि की परिभाषा है, और आप अगर पेपर में इसको लिखते हैं, इतना लिखने के बाद में, अर्थ के लिखने के बाद आप परिभाषा लिखते हैं, तो मान के चलिए ये वो देख कर ही आपको यहाँ पे नंबर मिल जाएगा। देख लीजिए, शारीरिक अंगों में भार तथा आकार में वृद्धि होना, ऐसी वृद्धि जिसको मापा जा सके। दोस्तों, शारीरिक अंगों में भार और आकार में वृद्धि होना, ऐसी वृद्धि जिसको मापा जा सके। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि वृद्धि को मापा जा सकता है। देखते हैं आगे, फ्रैंक के अनुसार इन्होंने क्या कहा था, शरीर के किसी विशेष पक्ष में जो परिवर्तन होता है उसे वृद्धि कहते हैं। शरीर के किसी विशेष पक्ष में जो परिवर्तन होता है उसे वृद्धि कहते हैं। इस प्रकार से वृद्धि शरीर के विभिन्न अंगों के आकार में परिवर्तन के साथ शरीर की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, भार को व्यक्त करता है। साथ ही साथ आप देख लेते हैं जो आपका विकास होता है वो क्या होता है। अभी तक हमने वृद्धि के बारे में देखा, विकास, फिर हम बात करेंगे वृद्धि और विकास के अंतर के बारे में। देखते हैं विकास क्या होता है। विकास का अर्थ गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक होने वाले विभिन्न परिवर्तनों से होता है। गर्भावस्था से लेकर, क्योंकि विकास गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है, और प्रौढ़ावस्था तक होने वाले विभिन्न परिवर्तनों, जो परिवर्तन होते हैं उसे ही हम विकास कहते हैं। साथ साथ देख लीजिए, विकास का कार्य गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है। इस प्रकार से विकास की यह प्रक्रिया गर्भावस्था, उसके बाद में आपकी शैशवावस्था आती है, फिर बाल्यावस्था आती है, किशोरावस्था आती है और प्रौढ़ावस्था आती है आदि। ये जो अवस्थाएं हैं इनसे होकर गुजरते हुए परिपक्वता तक
पहुंचती है। दोस्तों, यह विकास होता है वह गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है और मान के चलिए जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। आगे देखते हैं, विकास एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, जो आपकी ग्रोथ होती है वह एक समय के बाद रुक जाती है, परंतु विकास निरंतर चलता रहता है, क्योंकि वृद्धि आपकी 15 से 20 से 25 साल में आपकी वृद्धि रुक जाती है, मगर विकास जो होता है वह चलता रहता है। और कहाँ से? गर्भावस्था से ही विकास का प्रारंभ होता है और आपको सारी अवस्थाएं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ये सारी अवस्थाएं गुजरते हुए परिपक्वता तक आपका विकास पहुंचता है। साथ ही आप देख लेते हैं विकास की परिभाषा। स्किनर के अनुसार देखते हैं, विकास जीव और उसके वातावरण की क्रिया, अंतःक्रिया का प्रतिफल है। विकास जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। आगे देखते हैं, आप देख लेते हैं, वृद्धि मात्रक परिवर्तनों को प्रकट करती है, वहीं दूसरी ओर विकास गुणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है। इस प्रकार से वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया साथ साथ चलती रहती है और यह एक दूसरे के पूरक होते हैं। अब देखते हैं वृद्धि और विकास में अंतर। अभी आपने वृद्धि पढ़ा और विकास पढ़ा, वहाँ से आप लोग इसमें अंतर आराम से निकाल सकते हैं। जैसे वृद्धि देख लीजिए, अभी मैंने बताया था वृद्धि का अर्थ है शारीरिक में परिवर्तन होना। दोस्तों, जो शारीरिक परिवर्तन होता है वह वृद्धि होती है, और जो विकास होता है, वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है और विकास जो होता है वह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आगे देखते हैं, वृद्धि संकुचित है, क्योंकि वृद्धि की अवधारणा विकास की अवधारणा का एक ही भाग है। आगे देखते हैं, विकास वृद्धि की अपेक्षा अधिक व्यापक होता है, क्योंकि विकास जो होता है वह वृद्धि की अपेक्षा अधिक व्यापक होता है, अधिक बड़ा होता है। देखते हैं, वृद्धि का तात्पर्य मात्रक एवं परिणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है। दोस्तों, वृद्धि जो आपकी होती है वह उसको मेजरमेंट, उसको मापा जा सकता है, लेकिन जो आपका विकास होता है या इसको नहीं मापा जा सकता है। विकास गुणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है। आगे देखते हैं, वृद्धि निरंतर नहीं चलती और शिशुकाल के पश्चात धीमी पड़ जाती है। आगे देखते हैं, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, वह कभी नहीं रुकता है, विकास होता ही रहता है। आपकी जितनी अवस्थाएं मैंने बताई थी, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, गर्भावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक जितनी भी अवस्थाएं हैं, यह विकास चलता ही रहता है। आगे देखते हैं, मानव विकास की अवस्थाएं। इसमें काफ़ी सारे मतभेद हैं, जो भी मैंने आपको बताया था, गर्भावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था, जो भी इतनी भी अवस्थाएं बताई थी, ये इनका जो चक्र होता है वह कितने से कितने वर्ष तक होता है। मानव विकास की अवस्थाएं, मानव विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। यह क्रम माता के गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है, यह कभी रुकती नहीं है। साथ ही आप देख लीजिए, इनकी जो अवस्थाएं हैं मानव विकास की, इनको किस से किस वर्ष तक रखा गया है। कभी कभी पेपर में पूछ लेता है कि शैशवावस्था किस से किस काल तक होती है, या इसमें मतभेद भी हैं, काफ़ी सारे मतभेद भी हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो गर्भावस्था जो है आपकी, वह गर्भधारण से जन्म तक, और शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष तक। बाल्यावस्था जो आपकी होती है वह 5 से 12 वर्ष तक। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक। युवावस्था 18 से 25 वर्ष तक। प्रौढ़ावस्था 25 से 55 वर्ष तक, और वृद्धावस्था 55 से मृत्यु तक। पेपर में पूछ लेता है कि वृद्धावस्था का काल क्या है, तो वृद्धावस्था का काल 55 से मृत्यु तक। और आपका कभी कभी पूछ लेगा प्रौढ़ावस्था का काल क्या है, तो 25 से 55 वर्ष तक। अब इसमें देखिए जो मतभेद हैं भारतीय विद्वानों के बीच में, उसके अनुसार क्या क्या है, जो अधिकतर विद्वान हैं उन्होंने इसको 4 भागों में बांटा है। सबसे पहले देखते हैं शैशवावस्था, जन्म से 5 वर्ष तक। फिर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक, और युवावस्था आपकी 18 से मृत्यु तक।
इसमें मतभेद है काफ़ी लोगों में। इस प्रकार से जो आपके विद्वान हैं इस प्रकार से इन्होंने बांटा है। और देख लीजिए, शिक्षा की दृष्टि से मानव विकास को 3 अवस्थाओं में जो है उसको महत्व दिया गया है। जो सबसे पहली है शैशवावस्था, जन्म से 6 वर्ष तक। जो शैक्षिक दृष्टि है उसके हिसाब से शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष तक, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक। अब हम ये देखते हैं कि वृद्धि और विकास के सिद्धांत क्या हैं। वृद्धि और विकास के सिद्धांत, तो सबसे पहला जो हमारा सिद्धांत है वह है निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। दोस्तों, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब देखते हैं इसमें शरीर और मानसिक विकास धीरे धीरे और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। दोस्तों, जो शारीरिक और मानसिक विकास है वह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, पर वृद्धि एक निश्चित अवस्था तक होती है। जो आपकी वृद्धि है वह निश्चित अवस्था, निश्चित आयु तक ही होती है। और जो आपका विकास है वह आपका गर्भावस्था से लेकर के और मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। साथ ही साथ आगे देखते हैं, जो जीवन के आरंभिक वर्षों में तीव्र गति होती है वह किस प्रकार से होती है। देखिए, विकास जो होता है वह लगातार चलता रहता है। जो विकास है कभी न रुकने वाली जो प्रक्रिया है वह है विकास, परंतु वृद्धि की दर एक जैसी हमेशा नहीं होती है। जो वृद्धि होती है उसकी दर एक जैसी नहीं होती है। वह शुरुआत के 3 वर्षों में जो वृद्धि होती है और विकास दोनों तीव्र गति से होते हैं। जो वृद्धि और विकास आपके शुरुआत के 3 वर्षों में अधिक होते हैं, उसके बाद के जो वर्ष हैं उनमें यह वृद्धि की गति जो होती है वह धीमी पड़ जाती है, परंतु विकास निरंतर गति करता रहता है। आगे देखते हैं, विकास साधारण से विशेष की ओर अग्रसर। विकास साधारण से विशेष की ओर अग्रसर। बात करते हैं, बच्चा आरंभ में साधारण बातें सीखता है। जैसे बच्चा जब छोटा होता है तो वह साधारण बातें ही सीखता है, पर बाद में वह विशेष बातें सीखने लगता है। इसी प्रकार आरंभ में बालक अपने संपूर्ण अंग को और फिर बाद में उसके भागों को हिलाना स्टार्ट करता है। पहले जब बच्चा छोटा होता है देखिएगा कि पहले अपनी उंगलियों को हिलाता है, उसके बाद में पूरे हाथ को हिलाता है, फिर शोल्डर से पूरे हाथ को हिलाना स्टार्ट करता है। तो कुल मिला के साधारण से विशेष की ओर, ठीक, अग्रसर। अब देखते हैं, अतः जब बालक की शारीरिक वृद्धि होती है तो वह विशेष प्रक्रियाएं करना सीख जाता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, मैंने अभी जो उदाहरण बताया था वो भी इसमें लिखा है। उदाहरण के तौर पर पहले बच्चा पूरे हाथ को फिर उसकी उंगलियों को साथ चलाना सीखता है। अब आगे देखते हैं, वैयक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है। प्रत्येक व्यक्ति में एक दूसरे से जो अधिक भिन्नताएं होती हैं वह एक दूसरे से अलग होती है, क्योंकि हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है। देखते हैं, मनोवैज्ञानिक ने वैयक्तिक विभिन्नताओं के सिद्धांत का व्यापक विश्लेषण किया। परिणाम स्वरूप इस विश्लेषण में यह पाया कि विभिन्न आयु वर्गों के बालक जो होते हैं, विभिन्न आयु वर्गों के जो बालक होते हैं उनके व्यवहारों में अंतर पाया जाता है। और यह भी देखा गया कि जुड़वा बच्चों जो होते हैं, जो ट्विंस होते हैं दोस्तों, उनमें भी यह व्यक्तिक विभिन्नता का अंतर पाया जाता है। जो जुड़वा बच्चे भी होते हैं खास करके उनमें भी यह व्यक्तिक विभिन्नता का अंतर पाया जाता है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि सभी बच्चों में वृद्धि व विकास की एकरूपता दिखाई नहीं देती है। दोस्तों, आगे देख लेते हैं, वंशानुक्रम और वातावरण के संयुक्त परिणाम का सिद्धांत। अब देखते हैं, वंशानुक्रम और वातावरण बालक के ऊपर अपना अत्यधिक प्रभाव देता है, क्योंकि जो आपकी हेरिडिटी होती है वह और वातावरण जो आपका, तो इस प्रकार से जो देखते हैं हम बच्चे का आसपास का वातावरण कैसा है तो उसका विकास कैसा होगा और वृद्धि कैसी होगी। अगर गंदा वातावरण है, दूषित वातावरण है, तो वहाँ पे बच्चे का विकास और वृद्धि दोनों बहुत ही कम होती हैं। देखते हैं आगे,
जो कि विकास व वृद्धि को अत्यधिक प्रभावित करता है। इसमें से किसी की भी अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए दोस्तों, क्योंकि इस प्रकार से हम बच्चे के वातावरण में आवश्यक सुधार कर सकते हैं। और जब अगर हम बच्चे के वातावरण में आवश्यक सुधार कर लेंगे तो बच्चे का जब वातावरण सही हो जाएगा तो उसकी वृद्धि अच्छी होगी, क्योंकि बच्चा बीमार नहीं होगा और उसका जो वातावरण का इफेक्ट अच्छा पड़ेगा तो उसका वृद्धि और विकास दोनों अच्छे होंगे। बालक के विकास करने की प्रक्रिया में सुधार लाया जा सकता है। अगर हम वातावरण को सुधार कर सकते हैं और तो उसकी वृद्धि और विकास दोनों में सुधार लाया जा सकता है। साथ ही देखते हैं परिपक्वता अधिगम का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, बालक के वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में परिपक्वता का विशेष महत्व होता है, जिससे परिपक्वता और बुद्धि और विकास दोनों प्रभावित होते हैं। देखा गया है बालक किसी भी कार्य को करने में परिपक्वता को ग्रहण कर लेता है और साथ ही साथ इसी परिपक्वता के कारण बालक अन्य कार्यों को भी आसानी से कर पाता है। आगे देखते हैं एकीकरण का सिद्धांत। इसमें क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार बच्चा पहले संपूर्ण अंग को फिर बाद में विभिन्न प्रकार के अंगों को जो आपका प्रयोग करना है वह स्टार्ट करता है या अंगों का चालन सीखता है। अभी मैंने बताया था पहले पूरे हाथ को, फिर साथ ही साथ उंगलियों को हिलाना सीखता है, फिर उन भागों को एकीकरण करना सीख जाता है। उदाहरण देखा गया है कि बच्चे पहले पूरे हाथ को हिलाता है, फिर उसके बाद में उसकी उंगलियों को हिलाना स्टार्ट करता है और उसका प्रयास करता है। साथ ही साथ देख लेते हैं विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। बालक की वृद्धि तथा विकास को ध्यान में रखते हुए बालक के भविष्य की भविष्यवाणी की जा सकती है। अगर उसका विकास अच्छा हुआ है और वृद्धि अच्छी हुई है, मान लीजिए उसकी वृद्धि अच्छी हुई है, तो हम उसको कह सकते हैं कि ये आगे जाके आर्मी में हो जाएगा या पुलिस वाला हो जाएगा, क्योंकि उसकी वृद्धि अच्छी हुई है, ग्रोथ अच्छी हुई है। और साथ ही साथ अगर उसका विकास अच्छा हुआ है तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ कभी नेता बन सकता है या अभिनेता बन सकता है, क्योंकि विकास के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।